हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से नामक कविता जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में हम लोग ध्यान दें कि वसंत रजनी के बारे में बताया गया है। वसंत रजनी यानी वसंत के का मानवीकरण किया गया है। वसंत के समय का रात्रि यानी रात का मानवीकरण किया गया है। तो महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक मानवीकरण की हैं। तो हमें आज पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से वो वसंत रजनी के आगमन के बारे में बता रही हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। तो हम लोग कवित्री परिचय थोड़ा सा जानेंगे। कवित्री परिचय। वेट 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 ठीक। तो कवित्री परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में महादेवी वर्मा को उच्च स्थान प्राप्त है। क्या है? उच्च स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान? उच्च स्थान। किसमें? हिंदी साहित्य के आधुनिक युग किसको कहा जाता है? आधुनिक कवि किसको कहा जाता है? आधुनिक युग यानी जो चल रहा है अभी, इसे हम लोग आधुनिक युग कहते हैं। तो इस आधुनिक युग के महादेवी वर्मा बहुत ही उच्च स्थान की, बहुत ही उच्च कुल की कवित्री मानी जाती थी। महादेवी वर्मा जी का जन्म यानी इनका जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता कौन थे? इनका जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद। क्या नाम था इनके पिता का? गोविंद प्रसाद। माता का नाम था श्रीमती हेमरानी। माता का नाम क्या था? श्रीमती हेमरानी। दोनों ही शिक्षा के उपासक थे। उनके माता और उनके पिता दोनों ही शिक्षा के प्रेमी थे, उपासक थे, यानी शिक्षक से ज़्यादा उन लोगों का लगाव था। इनकी शिक्षा इंदौर में हुई। यानी किसकी शिक्षा? महादेवी वर्मा जी की शिक्षा इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपके सामने हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि। इनकी देहांत यानी इनकी मृत्यु कब हो गई? 1987 में। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग थोड़ा महादेवी वर्मा के बारे में जान चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हमें आगे पढ़ना है कि कवित्री ने कविता में क्या बताया है। तो पहला पद हमारे सामने है। पहले पद हम लोग देख लेते हैं। हर एक पंक्ति को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। पंक्ति को हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़े अच्छे तरीके से। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक में नववेनी बंधन, शीस फूल कर शशि कनुतन, रश्मि वलय सित घन अवकुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। पुलकती आ वसंत
रजनी। चितवन से यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, अकनी नहीं होगा बल्कि होगा अपनी। क्या होगा? अपनी। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग लाइन पर ध्यान देते हैं। क्या देते हैं? लाइंस पर ध्यान देते हैं। बोला क्या? धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी। ठीक है, यानी क्षितिज से बोला गया, आसमान से बोला गया है कि आसमान से हे वसंत रजनी। क्षितिज मतलब होता है आसमान, हे वसंत रजनी आकाश। बोला गया हे वसंत रजनी तुम आकाश से, वसंत रात्रि तुम धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरो, धीरे धीरे आकाश से धरती की तरफ आना, अवनी की तरफ आना। रजनी, रजनी का मतलब होता है रात। रजनी का मतलब होता है रात। तारकमय नववेणी बंधन। क्या बताया गया? तारकमय नववेणी बंधन। तारकमय मतलब होता है तारों से युक्त, यानी तारों से गुथा हुआ। किससे? तारों से गुथा हुआ। ठीक है। नौ वेणी बंधन। वेणी, नौ मतलब नवीन होता है, वेणी बंधन मतलब होता है चोटी, यानी चोटी का बंधन। नॉर्मली हम लोग इसको चोटी कह सकते हैं, बाल की चोटी जो स्त्री बांधती है। तो रजनी क्या है? रजनी एक रात्रि यानी एक स्त्री को रूप दिया गया है, तो उनके बालों को कहते। बोले हे वसंत रजनी जो है तुम धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी की ओर आना, और जब आना तो तारक में नव वेणी बंधन, तो अपना मतलब वेणी बंधन जो है अपनी चोटी तारों से गुथ कर आना, तारों से युक्त चोटी बांध कर आना। अगले लाइन में बोला गया शीश फूल कर शशि का नूतन। शीश फूल कर शशि का नूतन। शीश का मतलब क्या होता है? शीश का मतलब क्या होता है? सिर होता है। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो नूतन मतलब होते नए। बोले शीश फूल कर शशि का नूतन, यानी स्त्री, रजनी को यहाँ पर एक स्त्री का रूप दिया गया। तो बोला कि हे वसंत रजनी तुम तारों से युक्त चोटी बांध कर आना, अपने सर पर जो है नए चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा को फूलों की तरह लगा कर आना। जिस पर तरह से स्त्रियां फूलों में अपने शीश पर, अपने सर पर फूल लगाते हैं, उसी तरह से हे वसंत रजनी तुम चंद्रमा को एक फूल की तरह अपने सिर पर लगा कर आना। बोला रश्मि वलय, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन। यहाँ ध्यान दो, रश्मि, रश्मि का मतलब होता है किरण, यानी जो सूरज की किरणें होते हैं, चांद, चांद की जो किरणें होती हैं, तो उस किरण को बोला गया है रश्मि। वलय का मतलब होता है कंगन। वलय का मतलब होता है कंगन। सित का मतलब होता है सित, सित को बोलते हैं श्वेत। ठीक है, सित का मतलब होता है श्वेत या फिर कुहासा। घन बादल। ठीक है। अवगुंठन मतलब क्या होता है? अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट। तो हमें सभी का मीनिंग पता चल गया। बोले प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वसंत रजनी तुम किरणों के कंगन पहन कर आना। क्या करना? किरणों के कंगन पहन कर आना, जो चांद की किरणें हैं उनकी कंगन पहन कर आना। शीत घन अवगुंठन, और जो कुहासा है, कुहासे वाले बादल का घूंघट काढ़ कर आना। कुहासे वाले बादल का क्या करना? घूंघट काढ़ कर आना, घूंघट ओढ़ कर आना। फिर बोला मुक्ताहल अभिराम बिछा दे। क्या बताया गया? मुक्ताहल अभिराम बिछा दे। मुक्ताहल का मतलब क्या होता है? मुक्ताहल को नॉर्मली अगर हम लोग देखा जाए तो मुक्ता फल कहते हैं, और मुक्ता फल यानी
मोती होता है। क्या होता है? मोती। ठीक है, तो मुक्ताहल मतलब होता है मोती। अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर। अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर। इसका अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तुल्हे वसंत रजनी मुक्ताहल अभिराम बिछा दे। तुम सुंदर मोतियां बिछा देना। आना ऐसे कि सुंदर मोतियां बिछा देना। चितवन से अपनी। हम यहाँ पर बताए हैं दोस्तों कि ये अकनी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अपनी होगा। मैंने टाइपिंग किया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए क्या होगा? अपनी होगा। तो अपने चितवन से, ठीक है, अपने चितवन से, अपने हृदय से, अपने आँखों से जो है क्या करना कि खूबसूरत सुंदर मोतियां बिछा देना। पुलकती आ वसंत रजनी। पुलकती मतलब क्या होता है? खुश होती हुई। पुलकती मतलब खुश होती हुई, है ना, प्रसन्न होकर। दोस्तों उम्मीद है कि पहला पद आप लोगों को सभी को क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले पद यानी दूसरे पद की तरफ। महादेवी वर्मा जी दूसरे पद में कहती हैं, मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पंजों की किनकिनी, भरपत गति में आलस तरंगनी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मृत से सजनी, विहंसती आ वसंत रजनी। विहंसती आ वसंत रजनी। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले मीनिंग जान लेते हैं। मरमर। मरमर का मतलब होता है पत्तों की ध्वनि यानी पत्तों की आवाज। सूखे पत्ते होते हैं ना, पत्तों की आवाज को कहते हैं मरमर। सुमधुर निपुर ध्वनि, ठीक है, उसके निपुर खूबसूरत ध्वनि आवाज। अली गुंजित। अली, अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब होता है भौरा। एक कीड़ा होता है भौरा, तो उसको बोलते हैं अली। गुंजित मतलब तो पता ही होना चाहिए सभी को, गूंजना यानी बोलना, चिल्लाना। पंजों। पंजों, पजो मतलब क्या होता है? पजो मतलब कमलों, कमल के जो फूल होते हैं उसको बोलते हैं पजो। ठीक है। किनकिनी का मतलब क्या होता है? किनकिनी का मतलब होता है घाटियाँ। क्या होते हैं? घाटियाँ, जहाँ पर कमल पाए जाते हैं, तालाब या घाटियाँ, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर बोला गया भर पद गति में आलस तरंगनी। भर पद गति में आलस तरंगनी। भर मतलब भरना, पद मतलब क्या होता है? चाल, कदम। कदम बोलते हैं पद को, पैर को। गति मतलब होता है चाल। आलस मतलब आलसीपन। ठीक है। तरंगनी तो पता ही है, आलस की तरंग, आलस की रस, आलस की बूंदे, ये होगा। तरल रजत की धार बहा दे। क्या बताया गया? तरल रजत की धार बहा दे। तरल मतलब होता है लिक्विड, जो बहने लायक हो, जो एक जगह पर रखने पर, एक जगह गिराने पर वो कई जगह मतलब वो फैलने लगते हैं। लिक्विड बोलते हैं, पानी, दूध, ये सारे लिक्विड। रजत का मतलब होता है, रजत का मतलब चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। तो बोला गया कि तरल रजत यानी चांदी का तरल, यानी चांदी का लिक्विड धार बहा दे, यानी चांदी की जैसी, चांदी के लिक्विड की जैसी, तरल की जैसी, मतलब धार बहा देना। पहले हम लोग दोस्तों मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। मृत्यु। मृत्यु यहाँ पर ये होगा। ठीक है, एक मिनट। यह मृत्यु होगा। ठीक है। और स्मृत से सजनी। स्मृत
से सजनी, यानी स्मृति मतलब क्या होता है, मुस्कान, है ना, मुस्कुराना, खुशियाँ। मृदु मतलब होता है मधुर, मीठा, कोमल, कुछ भी बोल सकते हैं। सजनी बोला गया है रात्रि को। विहंसती आवसंत रजनी, विहंसती आवसंत रजनी। विहंसती मतलब होता है हंसते हुए आना। प्रस्तुत, अब हम लोग प्रस्तुत पद के मीनिंग को जान चुके हैं, सभी के शब्दार्थ को जान चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तुत पद के माध्यम से कावित्री महादेवी वर्मा जी वसंत रजनी की आगमन की किन विशेषताओं के बारे में बताते हैं। कावित्री वसंत रजनी के आगमन के बारे में कहती हैं, वसंत के आगमन के समय वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष के जो पुराने पत्ते, पेड़ के पुराने पत्ते जो होते हैं वो त्याग दिए जाते हैं। वृक्ष क्या करता है, उसे झड़ जाता है, जिसको बोलते हैं पतझड़, ठीक है, और नए पत्ते धारण कर लेते हैं। तो बोले पत्तों की मरमर नुपुर ध्वनि, तो ध्वनि की भांति प्रतीत होती है। जब वो गिरती हैं तो उनकी आवाजें आती हैं, उनकी ध्वनि सुनाई देती हैं, जब वो हवा के कारण इधर से उधर घूमते हैं। पत्तों की ध्वनि नुपुर की मधुर ध्वनि है। नुपुर की, यानी नुपुर की घंटी बोला जा सकता है, उसकी मधुर ध्वनि है। बोले भौरा का कुंजन, कमर में बंधी छोटी घंटियां हैं। भौरे का जो गूंजना होता है ना, वो जो कमल के आसपास मतलब घूमता रहता है, जो तालाब में सरोवर में कमल पाया जाता है उसके आसपास घूमता रहता है, तो उसकी आवाज मानो कमर में बंधे हुए घंटी की तरह हो। बोले तुम अपने पैरों में अलसाई हुई जल तरंगों की गति भरकर लाओ। बोला गया कि जब तुम आना वसंत रजनी, तो क्या करना, अपने पैरों में, इसे ध्यान दे दो, अलसाई हुई तरंग लेकर आना। अलसाई हुई क्या करना, तरंग लेकर आना, यानी जल तरंग लेकर आना। धरा पर तुम आना, धरा यानी धरती पर, पृथ्वी पर तुम आना, तो क्या करना है, तरल रजत, जिसको अभी बताएं, पिघली हुई चांदी की धारा प्रवाहित करते हुए आना। क्या करना है, पिघली हुई चांदी की धारा प्रवाहित करते हुए आना। आओ हे सखी, सजने को बोला गया, आओ ए सखी, तुम मधुर मुस्कान के साथ हंसती हुई आओ। मधुर मुस्कान के साथ आना और हंसती हुई आना। विहंसती वसंत रजनी बोला गया, हंसती हुई आना है। यहाँ पर भी प्रकृति के मानवीकरण किया गया है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया गया है। दूसरा पद भी सभी को क्लियर होगा उम्मीद है। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरे पद में कावित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मनय मलय अनिल का चल दुकुल अली, घिर छाया सी श्याम विश्व को, आ अभिसार बनी सकुचती आ वसंत रजनी। क्या कहते हुए, सकुचती आ वसंत रजनी। हम लोगों ने पद को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हमें इसके मीनिंग को जानना है। सॉरी, वो ढक जा रहा था इसलिए थोड़ा सा नीचे कर लिया। बोला पुलकित स्वप्नों की रोमावली, ठीक है। रोमावली का मतलब क्या होता है? रोमावली, रोम की समूह बोलते हैं। रोमावली मतलब क्या होता है? रोमे के समूह। हमारे हाथ में, हमारे शरीर में कितने रोवे हैं, तो हर एक रोमे के जो समूह होते हैं ना, उसी को बोला गया रोमावली। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, क्या होने चाहिए? अंजलि। स्मृतियाँ तो पता है, मीठी यादें या सपने, मीठे सपने वो भी बोल सकते हैं। अंजलि का मतलब क्या होता है? दोनों करतल को मिलने से बना हुआ जो गहवन होता है,
जब हम लोग कभी अक्सर देखे होंगे कि पूजा पाठ वगैरह होता है तो दोनों हाथों से जो है हम गावन एक हाथों को जोड़कर एक गड्ढा बन जाता है और उसी में हम कुछ लेते हैं फूल वगैरह लेकर और अंजलि चढ़ाते हैं। तो उसी को दोनों हाथों को जोड़कर जो गावन बनता है, जो गड्ढा बनता है, उसको बोलते हैं अंजलि। मलय अनिल का चल दुकुल अली, क्या बोला गया? मलय अनिल का चल दुकुल अली। यहाँ पर ध्यान देना है, दो शब्द है, बोला गया मलय मलय अनिल, अनिल शब्द भी है ना, तो बोला मलय पर्वत का नाम है, अनिल यानी हवा होता है, तो मलय पर्वत से आने वाली हवा को बोला गया है। चल दुकुल अली, दुकुल का मतलब होता है वस्त्र, दुकुल का मतलब क्या होता है? वस्त्र, कपड़े। दुकुल का मतलब वस्त्र होता है, कपड़े होता है। घिर छायासी श्याम विश्व को, क्या बताया गया? घिर छायासी श्याम विश्व को, यानी अपनी छाया से, अपने सांवले रंग से तुम पूरे श्याम, पूरे विश्व को छा जाओ, पूरे विश्व पर छा जाओ, अंधियारा ला दो उसमें। आ अभिसार बनी सकुचती आ वसंत रजनी, यानी आ अभिसार बनी, अभिसार का मतलब होता है प्रिय मिलन, अभिसार का मतलब होता है प्रिय मिलन, यानी मिलन का अवसर बनना, मिलन के बीच में आना, मिलन का कारण बनना। सकुचती आ वसंत रजनी, वसंत रजनी को बुलाया गया है। तो प्रस्तुत पद में महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा, हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं कि व्याख्या क्या करते हैं इसके बारे में, महादेवी वर्मा जी ने इसकी क्या व्याख्या की है। कावित्री की वसंत रजनी से अपेक्षा है कि उसके रोमकूपों में पुलकित कर देने वाले, उसके रोमकूपों में क्या होने चाहिए? पुलकित कर देने वाले, यानी खुश कर देने वाले जो सपने हों, क्या होने चाहिए? उनके जो रोमावली है, रोम के जो कूप हैं, यानी रोम के जो ग्रुप है, जो समूह हैं, तो उनमें जो है खुश कर देने वाले सपने होने चाहिए। उनके हाथों में मीठी यादों की अंजलि हो, जो रात हो, वसंत का जो रात हो, उसमें मीठी यादों की अंजलि होनी चाहिए। और वह मलय पवन से, यानी मलय जो पर्वत है, मलय पर्वत से आने वाली वायु का क्या हो? वस्त्र ओढ़कर आए, यानी दुपट्टा ओढ़कर आए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं प्रस्तुत पद में कि छाया जैसी सांवली वसंत रजनी, क्योंकि रात्रि को बोला गया तो वो सांवली है, तो बोला गया कि वसंत रजनी जो छाया जैसी सांवली हो, तुम विश्व में प्रिय मिलन का शुभ अवसर बनकर आओ। विश्व में क्या हो? प्रिय मिलन का, दोनों के प्रिय, यानी वसंत सबसे प्रिय है, धरती का सबसे प्रिय मौसम है, तो उसका मिलन का एक शुभ अवसर बनकर आओ। तुम नवेली दुल्हन की भांति संकुचिती हुई आओ, नवेली दुल्हन की भांति, नए दुल्हन की तरह जो है तुम संकोचती हुई आओ, थोड़ा सा संकोच करते हुए आओ। उम्मीद है कि तीसरा भी आप लोगों को सभी को क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट्स होता है तो कृपया आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूँ। हम लोग बढ़ते हैं चौथा पद, और जो कि इस कविता का आखिरी पद है। शहर शहर उठता सरिता और, शहर शहर उठता सरिता और, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पद चाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिहरती आ वसंत रजनी, सिहरती आ वसंत रजनी। देख लेते हैं हम लोग पहले थोड़ी सी इसकी जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को देख लेते हैं। शहर शहर उठता सरिता उर, सरिता का मतलब होता है नदी, सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। उर का मतलब होता है हृदय, दिल। खुल खुल पड़ते सुमन, सुमन मतलब तो पता ही होना चाहिए सभी को स्टूडेंट, सुमन का मतलब होता है पुष्प,
यानी फूल, पुष्प यानी फूल होता है। मचल मचल आते पल फिर क्या होते? पल फिर मचल मचल के आते, घूम घूम के वही पल वापस आते। औनी बोले सुन प्रिय की पद चाप हो गई। पद का मतलब तो हम लोग को पहले पता है, कदमों की, कदम बोलते हैं। पद चाप मतलब क्या होता है? आहट होता है, उसकी आवाज होती है। तो पद चाप हो जाना यानी कदमों की आहट होना। पुलकित यह अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए। अवनी का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। क्या होता है? धरती होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सिहरती आ वसंत रजनी, सिहरती आ वसंत रजनी। हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स, कठिन शब्द के अर्थ समझ चुके हैं। अब हम लोग व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं कि महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत पद के माध्यम से वसंत रजनी को के आगमन के बारे में हमें क्या संदेश देते हैं, क्या बताना चाहती हैं। कावित्री कहती हैं प्रस्तुत पद्यांश में कि वसंत के आगमन का संकेत पाकर, यानी वसंत के आने के संकेत पाकर, खबर पाकर जो है नदी का हृदय खुशियों से भर उठता है। नदी का हृदय खुशियों से भर उठता है, वो मचलने लगती है नदी अपने मन में मकरंद भरकर, यानी पुष्प मुखलित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा पुष्प जो होते हैं अपने अंदर खुशियां भर लेते हैं, यानी अपने अंदर जो पानी की मात्रा होती है, जो उसकी रस की मात्रा होती है, वो भर लेते हैं, खिल उठते हैं। बोले प्रिय मिलन के पद के लिए, पल के लिए, एक पल के लिए उसको देखने के लिए मन मचल उठता है उसका। बोले इस धरती का हृदय वसंत के कदमों की आहट से, ये जो पृथ्वी है उसका हृदय वसंत के कदमों की, वसंत के आने के जो कदमों की आहट है, जो आवाज़ें हैं, उसको सुनकर पुलकित होती है, पुलकित हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लास्ट में बताया गया है सिहरती आ वसंत रजनी, यानी वसंत रजनी जो आती रहती है, सिहरते हुए आस्ते आस्ते आती रहती है, जो अपने यानी अपने हर एक खूबी, अपने आगमन से लोगों को एक निद्रा में रखती है, एक नींद में रख देती है, उसको एक नशे में रख देती है, उसको अपने ही गोद में सुलाती है। यानी वसंत रजनी का आगमन के बारे में, वसंत रजनी के आगमन के बारे में कावित्री ने बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। उसका एक स्त्री मानवीकरण किया है, यानी वसंत रजनी को एक स्त्री का रूप धारण करके दिखाया है। यानी कावित्री का बहुत ही सहज और सरल भाषा में, बहुत ही सहज और सरल तरीके से वसंत रजनी के आगमन की ओर संकेत किया गया है, और हमें संदेश दिया गया है कि वसंत रजनी बाकी रजनी, यानी बाकी जो मौसम होते हैं, बाकी जो ऋतु होते हैं, उन ऋतुओं का राजा है। धरती भी जो है उनको ही प्रिय मानती है, नदियाँ भी उन्हें ही प्रिय मानती है, पेड़ पौधे भी उसी को प्रिय मानते हैं। यानी सभी धरती के हर एक लोग यानी उस मौसम का इंतज़ार करते रहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत कविता यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।